गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल राज्य। बंगाल राज्य की आज हमारी सेकंड वीडियो होगी। इससे पहले भी हमने वीडियो में जो डिस्कस किया था बंगाल के जितने भी नवाब हुए हैं और उनका शासनकाल क्या था, और लगभग उसमें 3 या 4 की हमने कुछ विशेषताएं भी की थी। आज इस टॉपिक में हम करने वाले हैं सिराजुद्दौला और उससे आगे के जो नवाब बने हैं। सिराजुद्दौला के बारे में फिर जैसे कालकोठी की एक घटना हुई थी, अलीनगर की संधि हुई थी और उसी में प्लासी का युद्ध भी हुआ था। प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम थे, उसमें किसको अधिक लाभ हुआ और संधियों की शर्तें क्या क्या थी, उन सब पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बंगाल। ये बंगाल की हमारी सेकेंड वीडियो होगी आज। देखना, बंगाल में हमने इससे पहले क्या, मुर्शीद कुली खां के बारे में, शुजाउद्दौला, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, और आज हम क्या करेंगे, सिराजुद्दौला। तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं संक्षिप्त रूप से। मुर्शीद कुली खां एक तो बंगाल का संस्थापक था। सन 1721 या 22 में इसको नवाब बनाया गया। वैसे उससे पहले स्थापना हुई थी, एक शाही फरमान जारी किया गया था सन 1717 में। तब ये बंगाल का एक दीवान नियुक्त किया गया था। बाद में इसने स्वतंत्र शासक घोषित किया था और इसका जो खजाना था वो काफी बड़ा हुआ था। उसको बोलते थे असल जमा तुमार या फिर अमल जमा तुषार। वो 1,41,09,194 रुपए की धनराशि थी। इसने कुछ टैक्स भी इम्पोज किए थे। तो ये क्या था, एक तो संस्थापक। बाकी सब डिटेल में इससे पहले वाली आप वीडियो में देख सकते हैं। शुजाउद्दीन इसका दामाद था और इसको बनाया गया था। ये लगभग 1739 तक ये रहा और 1739 से 40 तक सरफराज अली, 39 से और 40 तक ये एक वर्ष ही। इसमें एक युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध। गिरिया के युद्ध में एक सेनापति जो बिहार के थे उस टाइम पर, ये थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में इसकी हत्या की थी, सरफराज की। अलीवर्दी खां स्वयं शासक बना था। इसका शासनकाल 16 वर्षों का रहा है, सन 1740 से और 56 तक, 56। इसने एक तो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी कि यदि अंग्रेजों को छेड़ा नहीं गया तो ये शहद देंगी, और अगर छेड़ा गया तो ये डंकों से उसको मार डालेंगी। एक तो अंग्रेजों की तुलना किससे की थी, मधुमक्खियों से। और इसने जो मुगल शासक था उस टाइम पर, मोहम्मद शाह रंगीला, उसको एक घूस के रूप में 2 करोड़ की धनराशि दी थी अपना पद को स्थायी बनाने के लिए। और मराठों से भी एक संधि की थी, रघुजी से एक संधि हुई थी जिसमें 12 लाख रुपए दिए गए थे और कुछ क्षेत्र भी दिया गया था उड़ीसा का। इसके कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला, यानी कि अलीवर्दी खां का ये नाती लगता था। और अलीवर्दी खां इसके क्या थे, नाना। तो अपने नाती को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1 वर्ष तक शासन किया है। 1 वर्ष में ही इसने इतिहास रचा है। तो देखते हैं सिराजुद्दौला का शासनकाल क्या था, सन 1756 से और 57 तक। आज हम ये पढ़ने वाले हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की विशेषताएं, फिर जो इसका सेनापति मीर जाफर था, मीर जाफर को कैसे बनाया गया, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। तो 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे। तो इसमें लगभग हम जो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि तक या बक्सर का युद्ध, उससे पहले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सिराजुद्दौला बंगाल का जो क्षेत्र था कौन सा, ये बंगाल का क्षेत्र आ जाएगा जिसमें आधुनिक बांग्लादेश, बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य उड़ीसा और बिहार भी शामिल था। ये क्या, बंगाल। तो बंगाल का शासक रहा है सिराजुद्दौला। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सिराजुद्दौला या शॉर्ट में सिराज भी कह सकते हैं, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का जो शासनकाल सन 1756 से और 57, इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। एक तो कालकोठरी की घटना। क्या थी, कालकोठरी की घटना, कालकोठरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके बाद में एक अलीनगर की संधि हुई थी, अलीनगर की संधि, और एक प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी युद्ध। तो पहले इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखना, बंगाल का जो क्षेत्र आ जाएगा, ये सब क्या था, बंगाल का क्षेत्र। बंगाल में एक जगह पड़ती थी चंद्रनगर और कलकत्ता का ही नाम अलीनगर या कासिम बाजार कह सकते हैं। तो बंगाल में यहां पर क्या थी, तो चंद्रनगर थे। चंद्रनगर जो ये केंद्र था फ्रांसीसियों का, और जो कलकत्ता या ये था, इसमें अंग्रेज थे।
कलकत्ता। कलकत्ता में कौन थे? अंग्रेज, यहां तो अंग्रेज। और चंद्रनगर में फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और नवाब यहां का कौन था? नवाब था सिराज, सिराजुद्दौला। मद्रास में का जो केंद्र था मद्रास, कुछ जगह को अगर छोड़ दिया जाए वो भी ये अंग्रेजों के कब्जे में था। इसमें मद्रास में दो अधिकारी थे मद्रास, एक तो क्लाइव और एक वाटसन। यहां कौन थे? क्लाइव और वाटसन। वाटसन इसमें बड़ा अधिकारी था। वाटसन ये कहां पर थे? इसमें तमिलनाडु या मद्रास। और बंगाल में दो नगर, चंद्रनगर और एक कलकत्ता, ये बड़े नगर थे वहां के। चंद्रनगर में किसकी कोठी थी? यहाँ पर फ्रांसीसियों की। और कलकत्ता में अंग्रेजों की यहाँ पर कोठी बनी हुई थी। नवाब यहाँ की सिराजुद्दौला। लेकिन क्या होता है, हमने जैसे कर्नाटक युद्ध में पढ़ा था कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध, उसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता था। और कब हुआ था? वो सन 1756 से 63 तक, 63, 7 वर्षों तक युद्ध चला था, सप्तवर्षीय युद्ध। और ये घटना काल कोठरी की कब है? सन 1756 की घटना है। तो क्या हुआ इनमें? युद्ध कैसे हुआ? यहाँ जो चंद्रनगर और कलकत्ता, ये इनका फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने भी। उसका घेराबंदी, जो अपनी बस्ती होती है, समझो कोई नगर है, नगर के चारों ओर घेराव कर देना या दीवार बना देना, उसका फोर्टिफिकेशन करना या दुर्गीकरण करना। चंद्रनगर में भी और कलकत्ता में भी। कलकत्ता में किसने किया? अंग्रेजों ने। और चंद्रनगर में यहाँ पर फ्रांसीसियों ने किया। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो सप्तवर्षीय युद्ध था, जो 1756 से और चला है 63 तक, 7 वर्षों तक। तो 56 में जैसे ही यूरोप में स्टार्ट होता है उनमें सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप के देश फ्रांस और इंग्लैंड दोनों, जैसे ही वहां पर इनमें तनाव उत्पन्न होता है, भारत में भी इनकी स्थिति खराब होने लगी थी एक दूसरे के प्रति। अब अपने अपने नगरों की घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन नवाब यहाँ का कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इन दोनों को मना किया, जिसमें जो फ्रांसीसी थे, चंद्रनगर का दुर्गीकरण उन्होंने रोक दिया, लेकिन अंग्रेज कलकत्ता का दुर्गीकरण या फोर्टिफिकेशन करते रहे। तभी इसने क्या किया सिराज ने कि कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, यानी कि अंग्रेजों पर आक्रमण किया। और इनके 2 अधिकारी थे, एक का नाम था ड्रैक और एक का मेनेलिच। क्या अधिकारियों के नाम? ड्रैक और मेनेलिच। आकाशी देखना, 2 अधिकारी, एक तो ड्रैक और एक मेनेलिच। मेनेलिच ये अंग्रेज अधिकारी थे। जब इन पर हमला किया गया तो इन्होंने भागकर एक ज्वारग्रस्त, बाढ़ग्रस्त जो टापू था उसका नाम था फुल्टा, फुल्टा पर शरण ली थी। टापू का क्या नाम था? फुल्टा। टापू का नाम फुल्टा, फुलेटा। फुल्टा टापू पर शरण ली इन्होंने, जो बाढ़ग्रस्त था। बाढ़ वहां कहां से आई? टापू पर, क्योंकि ज्वार भाटा का जो पानी होता है उससे फ्लडेड एरिया था, यानी कि बाढ़ग्रस्त। ये रात भर वहीं पर रहे और इनको चारों तरफ से घेर लिया गया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इनको फोर्टिफिकेशन करने से मना किया था। फ्रांसीसी माने थे, अंग्रेज नहीं माने थे। और यहाँ का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इस घटना की सूचना इनको मिलती है वाटसन और क्लाइव को, क्लाइव तुरंत कलकत्ता पहुंचता है और एक समझौता करता है, लेकिन वो समझौता अस्थायी होता है। यानी जो फोर्टिफिकेशन था, फोर्टिफिकेशन का कुछ हर्जाना भी दिया गया, कुछ की किलेबंदी की गई, कुछ की नहीं की गई। समझो इनमें एक एग्रीमेंट हुआ। जैसे ही कलकत्ता में कौन पहुंचता है? क्लाइव। लेकिन ये इनका एक अपमान था। अब अंग्रेज इससे बदला लेना चाहते थे। बदला कैसे लिया गया? एक षड्यंत्र रचा गया। दरबार में जो इसका मीर जाफर मुख्य सेनापति था। किसका था? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर, एक व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिली, जो थे वहां के व्यापारी अमित चंद्र एक सेठ थे। तो उनके माध्यम से सूचना मिली कि इनमें तनाव रहता है दोनों। किस किस में? एक तो सिराजुद्दौला में और उसके जो सेनापति थे चीफ कमांडर मीर जाफर के बीच में उनमें तनाव की स्थिति है। उसका लाभ इन्होंने उठाया। तो कई वहां के और भी व्यापारी थे, जैसे दीवान दुर्लभ लायत, यार लतीफ और जगत सेठ, और एक आएगा ये अमित चंद्र। ये चारों ही खिलाफ रहते थे नवाब के। ये अंग्रेजों की तरफ मिल गए वहां और एक षड्यंत्र रचा कि हमें सिराजुद्दौला को मारना है, पहले उससे एक युद्ध करना है। और युद्ध कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध। किसी ना किसी बहाने से प्लासी में बुलाया जाए उनको। तभी एक घटना होती है कालकोठी की घटना, उसके बारे में आप बताएं। तो षड्यंत्र क्या था इसमें? षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? षड्यंत्र, कंस्पायरेसी में एक तो अमित चंद्र कौन थे? व्यापारी बंगाल के। एक थे जगत सेठ,
जगत सेठ, एक थे यार लतीफ, यार लतीफ, और एक थे दीवान दुर्लभ राय, दीवान दुर्लभ, दीवान दुर्लभ राय। ये थे, इन सब ने एक षड्यंत्र रचा और अंग्रेज इनके साथ में मिले। कौन से? एक तो क्लाइव, क्लाइव और वाटसन, क्लाइव और वाटसन। और इनका जो चीफ कमांडर था, जो नवाब की तरफ से था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर भी इनमें शामिल हुआ, मीर जाफर। तो इन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इससे पहले एक और छोटी घटना हुई, जो इसका एक मौसेरा भाई था जिसका नाम शौकत जंग था। शौकत जंग ने भी एक बगावत कर दी, वो भी वहां पर हिस्सेदारी लेना चाहते थे, क्योंकि जो अलीवर्दी खान थे उनके 3 पुत्रियां थी। पहली जो पुत्री थी उसकी शादी कहां पर हुई थी? ढाका के जो दीवान थे या उप सूबेदार कहिए, दूसरी पूर्णिया में और तीसरी पटना में। तो पटना की जो पुत्री थी उसका ही पुत्र सिराजुद्दौला था। वो जो ढाका का था तो उसने एक दावा किया कि हमारी भी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए, उसका नाम था शौकत जंग। तो एक मणिहारी का युद्ध लड़ा गया। पहले आप इसको समझ लीजिए, आप मणिहारी का युद्ध, मणिहारी युद्ध ये कब हुआ था? सन 1756 में। मणिहारी का किसके बीच में? सिराज, सिराज और उसके जो चचेरा वो था मौसेरा भाई, क्या नाम था? शौकत जंग, शौकत, शौकत जंग। शौकत जंग को इस युद्ध में हराकर इसका वध कर दिया गया था, यानी कि पराजित हुआ है, ये पराजित हुआ, इसकी हत्या कर दी गई। और एक इसी की मौसी थी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम मौसी लगती थी, जो बड़ी पुत्री थी उसने भी दावा किया था उत्तराधिकारी बनने के लिए, लेकिन छोटी पुत्री के पुत्र को ही बनाया गया था। तो एक तो मणिहारी का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया है? शौकत जंग के। शौकत जंग ये कौन था? शौकत जंग उसकी मौसी का पुत्र था, यानी कि मौसेरा भाई। अच्छा, इनका तो काम खत्म हुआ। अब जो षड्यंत्र रचा गया कंस्पायरेसी, ये किसने? क्लाइव ने रचा। और जो मीर जाफर चीफ कमांडर किसका था? नवाब का चीफ कमांडर था। तो इसने धोखा दिया था, है ना, जब युद्ध में ले गए यहां पर, लेकिन षड्यंत्र तो रचा गया। अब यहां एक घटना होती, काल कोठरी की घटना, है ना, काल कोठरी की घटना पहले देखते हैं। काल कोठरी, काल कोठरी या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल कब हुई थी? 20 जून से 21 जून सन 1756, 20 से 21 जून में घटना हुई। इसमें क्या था कि एक कक्ष था, एक कमरा, कमरे की लंबाई चौड़ाई, जो इसकी लंबाई थी 18 फीट थी, और जो इसकी चौड़ाई थी ये थी 14 फीट, 14 फीट और 10 इंच, 10 इंच, 14 फीट। इसमें 146 लोगों को बंद किया गया, 146, जिसमें से 123 मारे गए थे और इसमें 23 ही जीवित बचे थे, 23। जीवित बचने वालों में एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी था। हालवेल ने इस घटना का वर्णन किया है। तो क्या कहती है घटना? क्या थी? अंग्रेजों ने एक आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला नवाब ने अंग्रेजी पुरुष, महिला, उनके बच्चों को भरकर, टोटल कितने थे? 146, 146 लोगों को एक कमरे में बंद करके और उनका एकदम घोटने की वहां पर घटना हुई ताकि वो मर जाए। लेकिन जब इनको 20 जून को बंद किया गया और 21 जून को जो इनके कपाट खोले गए, वो नवाब सिराजुद्दौला के आदेश पर खोले गए थे, क्योंकि जीवित बचने वालों में एक अंग्रेज अधिकारी कौन था? हालवेल। इस घटना का वर्णन केवल हालवेल ने किया है। हालवेल, हालवेल एक अंग्रेज अधिकारी था जो जीवित बचा था, इन 23 में था। टोटल कितने थे? 146। इसमें मारे कितने गए? 123। जीवित कितने थे? 23। 23 में बचने वालों में एक हालवेल था। हालवेल एकमात्र व्यक्ति जिसने इस घटना का वर्णन किया है। बाकी उस टाइम के जो दरबारी लेखक था उसका नाम था मिर्जा गुलाम। मिर्जा गुलाम ने एक पुस्तक लिखी है सियार उल मुत्खरीन। क्या नाम था? सियार उल मुत्खरीन। उस घटना में वर्णन नहीं है, जबकि वो एक वृत्तांत लिखा जाता था। वृत्तांत मीन्स ये हुआ जो डेली डायरी लिखते हैं, मतलब आज की घटना आज ही लिखनी है, जैसे अखबार लिखे जाते हैं तो अखबार डे टू डे के होते हैं, ऐसी जो दरबार की गतिविधियां थी वो सब उसमें लिखी जाती थी। तो मिर्जा गुलाम का ये कहना था कि ये साम्राज्य में इतनी बड़ी एक घटना हुई है, ये वृत्तांत इससे कैसे छूट गया? तो मिर्जा गुलाम इसको नकारता है। क्या नाम था लेखक का? मिर्जा गुलाम, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम। पुस्तक का नाम सियार उल मुत्करीन,
शियार उल मुत्करीन, शियारुल मुत्करीन। इस पुस्तक में वर्णन नहीं है, तो घटना का वर्णन कौन करता है? हालवेल, जबकि शियारुल मुत्करीन में इसका वर्णन नहीं, ये मना करते हैं। बल्कि ये कहना था कि ये हालवेल की एक मनगढ़ंत कहानी है, एक फिक्टिशियस स्टोरी है उसकी। ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 146 लोग इतनी लंबाई चौड़ाई के कक्ष में आ ही नहीं सकते, यानी यह असंभव है। उसमें कैसे आए होंगे और कैसे यार उनको ठूस ठूस के भरा गया होगा। तो लेकिन जो जिंदा बचे थे वो कितने थे जीवित? 23 लोग इसमें शामिल थे, और इन्हीं में एक हालवेल भी था। खैर, ये जो घटना घटित हुई, ये आरोप किस पर लगा दिया गया? अब नवाब सिराजुद्दौला पर, कि सिराजुद्दौला ने करवाया है। किसी एक बुक में लिखा है कि अंग्रेज एक महिला ने जो उसके कपाट खुलवाए थे, उसने प्रशंसा की नवाब की। ये कहा है कि नवाब के आदेश पर उसके द्वार खोले गए, उनके दरवाजे गेट खोला गया, और उसमें से मेरे पति को बचाया गया, उसको पानी पिलाया गया सिराज के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि घटना तो कोई घटित हुई थी, लेकिन ये सिराज के द्वारा नहीं कराई गई थी। और आरोप किस पर लगाया गया? सिराजुद्दौला पर। अब अंग्रेजों को यहां से एक बेस मिल जाता है कि इस पर हमला करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में एक होती है अलीनगर की संधि। आगे बढ़े या आप नोट करते रहिए साथ साथ, हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप इसका। आगे देखते हैं एक अलीनगर की संधि। अलीनगर जो नाम था, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नया नाम अलीनगर रखा था। अलीनगर की संधि ये हुई थी फरवरी सन 1757। इसमें क्या हुआ? एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र थे उनको वापस दे दिया गया, है ना, जबकि एक अस्थायी रूप से थी, है ना। ये किस किस के बीच? सिराज के बीच में हुई थी, सिराज और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज अधिकारी कौन था इसमें? क्लाइव। लेकिन इसके बाद में जो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, ये कब हुआ था? 23 जून सन 1757 को प्लासी वर्तमान में बंगाल के नदिया जिले में है, और वहां पर नदी गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। तो जिले का क्या नाम आ जाएगा प्लासी में? नदिया जिला, नदिया जिला। और नदी का नाम, नदी कौन सी थी यहां पर? गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या था कि प्लासी में जब उसको बुलाया गया, सभी षड्यंत्रकारी थे। आपको अभी बताया कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? अमित चंद, जगत सेठ, यार लतीफ, दीवान दुर्लभ। हालांकि अमित चंद्र की हत्या कर दी गई थी इससे पहले, है ना। अमित चंद्र को क्यों किया गया था इसके बारे में समझिए आप। अमित चंद्र ये चाहता था कि युद्ध के बाद में सिराजुद्दौला को तो मार दिया जाएगा, अब यहाँ का नवाब कौन बनेगा? एक तो ये नवाब ही बनना चाहता था, लेकिन अगर नवाब इसको मीर जाफर को बनाया गया तो आधी संपत्ति मेरे पास आनी चाहिए, यानी कि आधा जो क्षेत्र है वो मेरे पास आना चाहिए। और दूसरा, इसे 30 लाख रुपए की इसने मांग की थी, वरना ये कहा था कि मैं इस घटनाक्रम का भांडा फोड़ दूंगा। जो षड्यंत्र रचा था इन्होंने कि युद्ध में बुलाया जाएगा नवाब को, नवाब की हत्या कर दी जाएगी। और चूंकि मीर जाफर जो चीफ कमांडर था, ये कलाइव के साथ मिला हुआ था। अब भांडा फोड़ने की बात किसने की? अमित चंद्र। और अमित चंद्र ने ही षड्यंत्र करवाया था। तो जब कलाई के सामने ये बात आई थी ना कि उसमें आधी संपत्ति मिलनी चाहिए और 30 लाख रुपए मिलने चाहिए, कलाई ने इसके लिए यस कर दिया था। लेकिन अमित चंद्र इसको लिखित रूप में लेना चाहता था। अब इसने कलाइव ने चालाकी से शर्तों के 2 प्रारूप तैयार किए, एक रेड और एक व्हाइट। एक तो व्हाइट पेपर पर लिखी शर्तें, वो तो ओरिजिनल थी, क्योंकि वो वाटसन के भी सिग्नेचर होने थे उस पर। जो अंग्रेज अधिकारी वाटसन था उसे मंजूरी यही देता, जो सैंक्शन दी थी अपनी। तो जैसे 2 प्रारूप तैयार किए, 2 ड्राफ्ट, एक रेड पेपर पर और एक व्हाइट पेपर पर। व्हाइट पर तो ओरिजिनल शर्तें लिख ली गई, और रेड पेपर पर जो उसकी शर्तें थी अमित चंद्र की कि आधी संपत्ति चाहिए और 30 लाख रुपए चाहिए, उन सबको लिख लिया। और जैसे परमिशन के लिए वाटसन के पास जाते हैं, वाटसन का एक कैंप लगा हुआ था, जो ऑफिस बना हुआ था, कैंप तंबू टाइप में। तंबू में जैसे ही जाते हैं सिग्नेचर के लिए, वाटसन व्हाइट पर सिग्नेचर कर देता है। रास्ते में वहां से आते हुए लाल प्रारूप पर कलाइव ने एक जाली हस्ताक्षर किए थे वाटसन के, और रेड जो प्रारूप था वो किसको? अमित चंद्र को दे दिया गया। और जो व्हाइट था, व्हाइट पर ओरिजिनल शर्तें लिखी हुई थी, वो मीर जाफर को दिखाया गया कि जो कलकत्ता में ये करेंगे हम इसमें षड्यंत्र, उसके बाद में यहाँ का राजा कौन बनेगा, यानी कि नवाब। तो नवाब मीर जाफर को मीर जाफर वाला पत्र दिया गया, और जो अमित चंद्र का था अमित चंद्र दिया गया।
कुछ दिनों बाद मौका पाकर अमित चंद्र की हत्या कर दी गई थी, यानी कि प्लासी के युद्ध से पहले ही अमित चंद्र की हत्या की गई। इसके लिए तो हुई और टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, षड्यंत्रकारी यही था मुख्य। तो आगे देखते हैं जी। तो नदिया जिले में है प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी, इसको ऐसे समझिए, ये क्या था, प्लासी, प्लासी के युद्ध में इधर जो सेना थी ये तो क्लाइव की सेना थी, क्लाइव, और इधर जो सेना थी ये किसकी, नवाब की सेना, नवाब सिराजुद्दौला, सिराज, नवाब सिराज। इसका सेनापति मीर जाफर, मीर जाफर इसका सेनापति था, लेकिन ये षड्यंत्रकारी था, ये मिला हुआ था, ये किसकी तरफ था, क्लाइव की तरफ, और क्लाइव की तरफ ये सब थे। सेना अगर इनकी देखें तो नवाब की जो सेना थी, नवाब की सेना 50 लाख उसकी थी, 50,000 की सेना, इसके पास जो सैनिक थे 50,000, यानी कि ज्यादा सेना इसकी थी। क्लाइव की अगर देखते हैं तो लगभग 3200 की सेना थी, टोटल 3200 सैनिक थे इसके पास, जिनमें से 950 सैनिक तो इसके पास यूरोपियंस थे, 50 इसके पास थे तोपची, और 100 इसके पास थे नेवल, यानी कि नाविक, ये तो क्या, सैनिक, सैनिक, और ये तोपें थी, तोपची, तोपची, और ये नेवी या नाविक कहिए आप इसको, नाविक, यानी कि जल में अगर नदी में कोई युद्ध होता है तो उसमें भी ये करें। और लगभग इसके पास 2100 भारतीय सैनिक थे, ये भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक, ये कितने थे, 2100, तो कितने हुए, 1000, और ये कितने, 1100 और 2100, 3200 सैनिक की सेना थी क्लाइव के पास अंग्रेजी, और जो षड्यंत्रकारी मिले हुए थे वो भी उसी के साथ थे खैर। और इसके पास कितनी थी, 50,000 की सेना, लेकिन इसने मीर जाफर ने यहां पर धोखा दिया था, अपनी फौज को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया पूरी तरीके से, हालांकि कुछ लोग इसमें मारे भी गए, जख्मी भी हुए यहां से। बाद में जब देखा नवाब सिराजुद्दौला ने कि ये तो कुछ षड्यंत्र है, यहां से फरार हो गया था, यहां से फरार, जैसे ये पहुंचता है मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद में रास्ते में ही मीर जाफर का एक पुत्र था मीरन, मीरन ने एक वहां पर होते हैं ना जैसे भाड़े पर जो काम करते हैं शार्प शूटर, वो बुलाया होता, उसका नाम था मीर बेग। तो मीर जाफर का एक पुत्र था मीरन, मीरन ने मीर बेग से इसकी हत्या करवाई थी, मीर बेग ने मुर्शिदाबाद में इसकी हत्या कर दी थी, इससे करवाई मीर बेग। और मीरन कौन था, ये मीर जाफर का पुत्र, मीर जाफर का ये पुत्र लगता था, और पुत्र ये क्या किया था इसने, ये इसका सैनिक था, सैनिक, किराए का सैनिक, भाड़े का सैनिक था, इसको लाया था। तो अगर यह है ना कि हत्या किसने की थी, वो मीर बेग ने की थी, और मीर बेग कौन था, मीर बेग जिसे मीरन लाया था, मीरन मीर जाफर का पुत्र था। अच्छा, नवाब की तरफ से एक मीर मर्दान भी युद्ध में मारा गया था वीरतापूर्वक, लेकिन इसकी हत्या होगी फाइनली, और जो यहाँ का नवाब बनाया गया मीर जाफर को, जो इसमें षड्यंत्र रचा गया था उसी के मुताबिक इसको बोलते हैं प्रथम क्रांति। देखना, प्रथम क्रांति, प्रथम क्रांति और द्वितीय क्रांति, द्वितीय क्रांति। प्रथम क्रांति तो ये जब मीर जाफर को, नवाब को हटाया, धोखे से मार दिया गया उसको, और मीर जाफर यहां पर इसका सेनापति बना नवाब, मीर जाफर जब नवाब बना था, नवाब, इसको तो प्रथम क्रांति। लेकिन जब मीर जाफर को हटाया गया, फिर मीर कासिम को बनाया गया, उसके बाद में मीर कासिम इसका दामाद था, मीर कासिम, जब मीर कासिम बना था तब सेकेंडरी रिवॉल्यूशन, द्वितीय क्रांति। तो प्रथम क्रांति और द्वितीय क्रांति। अब यहां से क्या हुआ, युद्ध में हत्या कर दी गई नवाब की, इसके बाद में जो नवाब घोषित किया गया मीर जाफर को किया गया। तो आगे बढ़ते हैं जी, क्या आप नोट कीजिए इतना, या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी करना चाहे। फिर क्या नवाब कौन बनता है, मीर जाफर, मीर जाफर। संधि के मुताबिक इसका जो शासनकाल रहेगा 1757 से 60 ये रहेगा मीर जाफर। मीर जाफर को कुछ इतिहासकारों ने, जैसे एक वो है ना एक इतिहासकार, कर्नल क्लाइव का गधा भी कहा गया, कर्नल क्लाइव का गधा या गीदड़।
कर्नल क्लाइव का गधा या क्या कहा गया इसको, गीदड़, गधा गीदड़ की संज्ञा दी, गीदड़ कहा। ये किसे कहा गया, मीर जाफर को। मीर जाफर ने युद्ध के बाद 50 लाख रुपए सेना को दिए थे, 50 लाख सेना को दिए थे। कौन सी सेना, जो ब्रिटिश सेना थी, यानी कि क्लाइव की सेना को। यहां से 2,34,000 रुपए, 2,34,000 रुपए ये किसे दिए गए, क्लाइव को। क्लाइव और एक क्षेत्र पड़ता है 24 परगना, 24 परगना की जो जागीर थी ये भी कंपनी को दे दी गई थी। ये जागीर दी। इस 24 परगने को कहा गया कर्नल क्लाइव की जागीर। क्या कहेंगे इसको, कर्नल क्लाइव की जागीर। ये सब दे दिया गया। तो क्या क्या, एक तो कर्नल क्लाइव का गधा कहा गया है, 24 परगना जो जिला था वहां का, उससे होने वाली आमदनी भी अंग्रेजों के पास जाएगी, इसको कर्नल क्लाइव की जागीर कहा गया। 50 लाख रुपए सेना के खर्च के लिए दिए गए, 2,34,000 रुपए क्लाइव को दिए गए, कहीं पर 2,32,000 भी लिखा हुआ है। खैर, अब मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद इस युद्ध में कुछ कमेंट भी हुए, कमेंट यानी कि टिप्पणियां, कमेंट्स। एक इतिहासकार हुए मेल्सन ने लिखा है, इतना तीव्रगामी और इतने परिणाम वाला युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। और एक यदुनाथ सरकार का है कमेंट कि अब मध्यकालीन की अंत होता है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है। और एक शायद दीनानाथ वर्मा ने लिखा हुआ है, कमेंट था उनका, कि सामान्य भाषा में जिसे युद्ध कहा जाता है वो तो कभी पलासी में हुआ ही नहीं, यह तो केवल एक षड्यंत्र का परिणाम था जिसमें एक और भोला शिकार और दूसरी तरफ निपुण बाघ थे। भोला शिकार का मतलब क्या हुआ, जिसमें नवाब था तो भोला शिकार, इसको षड्यंत्र के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उनको निपुण बाघ की संज्ञा दी गई है। तो 3 कमेंट क्या मेल्सन ने इसको बताया, सबसे अधिक परिणाम वाला युद्ध या सबसे तीव्र परिणाम वाला युद्ध। एक इतिहासकार यदुनाथ सरकार, इनका भी ये कहना है कि मध्यकाल का अंत और आधुनिक की शुरुआत। मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत, आधुनिक काल की शुरुआत हुई। आधुनिक काल की शुरुआत, ये इनका कमेंट था। एक और भी था, आगे देखते हैं, ये नोट कर लिया। एक कमेंट आ जाएगा, सामान्य भाषा में जिसे युद्ध कहते हैं वो तो कभी पलासी में हुआ ही नहीं, या षड्यंत्र का परिणाम। ये इन पर कुछ कमेंट किए गए हैं किसमें, जो पलासी का युद्ध था। तो अब यहां से कौन बना, मीर जाफर। लेकिन विश्व में कहीं पर भी जैसे युद्ध होता था अंग्रेजों का, उसके लिए जो खर्च होता था वो बंगाल का नवाब ही देता था। अब वो पैसे की डिमांड करते रहते थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों का इनको सोने के बोरे के रूप में प्रयोग किया था। जब इच्छा हुई इन्होंने वहां से हाथ से धन निकाल लिया। अब मीर जाफर यहां से बीमार पड़ जाता है और इन्होंने एक संधि भी की थी। ऐसा माना गया कि डचों के साथ में इनके मित्रवत संबंध होने लगे थे, तो तभी इसको हटाकर फिर मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम का जो शासनकाल था ये रहा है सन 1760 से और 63 तक। 63 में इसको भी हटा दिया गया, फिर मीर जाफर को दोबारा बनाया गया था। फिर मीर जाफर की डेथ हो जाती है, उसके अल्पवयस पुत्र फिर नजीबुद्दौला को बनाया। तो जो ये मीर कासिम है, मीर कासिम के बाद में बक्सर का युद्ध हुआ ना, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मीर कासिम का हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।